Hello and welcome back to UPSC अखाड़ा। फ्रेंड्स, लेट्स एज्यूम देयर इज अ बस और उस बस का नाम है रिमूवल ऑफ जजेस बस। ये बस चलती है, इसका पहला स्टॉप है, उसका नाम है एलिगेशन, और ये एलिगेशन से चलते चलते अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचती है जिसका नाम है रिमूवल। और जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ऊपर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का कोई आरोप होता है, एलिगेशन होता है, तो वो इस पॉइंट से बोर्ड करते हैं बस को और उन्हें ले जाना है रिमूवल तक। बट यहाँ समस्या ये है कि इस पूरे रास्ते में लगभग 8 से 9 बस स्टॉप आते हैं और इन 8 से 9 बस स्टॉप पे या तो कंडक्टर इन्हें नीचे उतार देंगे या ये खुद नीचे उतर जाएंगे। और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कभी भी ये रिमूवल जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक जितने भी जजेस के ऊपर एलिगेशन लगे और उनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो वो इस स्टॉप से लेकर इस स्टॉप तक कभी नहीं पहुँचे। या तो वो यहाँ उतर गए, या उन्हें यहाँ उतार दिया गया, या वो यहाँ उतर गए, या वो बिल्कुल रिमूवल से पहले वाले स्टेशन पे उतर गए, बट फाइनल रिमूवल तक कभी भी कोई नहीं पहुँचा। दिस इज़ वाई ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आज हम डिस्कस करेंगे ये पूरे बस स्टॉप्स के बारे में कि ऐसे कौन से जंक्चर्स हैं इन दिस होल प्रोसेस वेयर दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉल्ड टेक्निकली, जहां ये रोका जा सकता है, अबंडन किया जा सकता है ये रिमूवल प्रोसेस। जो रीसेंट केस है वो है जस्टिस यशवंत वर्मा का। इनके घर में, जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ और न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि इनके घर में कुछ कैश मिला जला हुआ इनके स्टोर रूम में। जब ये कहीं बाहर छुट्टी मनाने गए थे तो पीछे से इनके घर में आग लग गई एंड समबडी कॉल्ड फायर ब्रिगेड। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि नोट जल रहे हैं, महात्मा गांधी में आग लगी हुई है। इनका कहना ये है कि मुझे नहीं पता कि कैश मेरे घर में कैसे आया और ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। हाउ एवर जुडिशरी की इमेज तो इससे ख़राब हुई है। ऐसे केस में अगर किसी जज को रिमूव करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर इतना टफ और डिफ़िकल्ट क्यों है, ये हम देखने वाले हैं आज। तो एक तो होता है इनका रिमूवल करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेट हैं, ये 3 इसके अल्टरनेट हैं। पहला है रिज़ाइन, या तो ऐसे जज खुद रिज़ाइन कर दें अपनी पोजीशन से, या सुप्रीम कोर्ट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें कहें कि आप रिज़ाइन कर दो। हालांकि दोनों ही केसेस में फोर्स नहीं किया जा सकता, तो ये टोटल डिस्क्रिशन है कि वो रिज़ाइन करें या ना करें। इस केस में जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिज़ाइन नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है इनके खिलाफ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर फाइल की जाए। और तीसरा है कि जुडिशरी इन हाउस इंक्वायरी करे। हम सारे ही ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिमूवल प्रोसेस, और ये हम देखेंगे कि इसमें कितने बस स्टॉप आते हैं जहां इस प्रोसेस को रोका जा सकता है टेक्निकली, या ये रुक जाएगा, कंडक्टर उतार देंगे या खुद ये चले जाएंगे। तो हम चलते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, जिसमें जजेस के रिमूवल के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट। और एक आर्टिकल है 218, दिस इज़ अबाउट द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। और 218 में लिखा है कि जो प्रोसेस 124 में फॉलो किया जाएगा वही प्रोसेस हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी फॉलो किया जाएगा। सो ए जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू ए मोशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 में केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इम्पीचमेंट वर्ड जजेस के रिमूवल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये जनरली हम बोल देते हैं कि ये इम्पीचमेंट ऑफ जजेस हो रहा है। और ये प्रोसीडिंग बता रखी है किसमें, आर्टिकल 124 में फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड आर्टिकल 218 फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। आपने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल के लिए इन आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। देखिए आर्टिकल जो 124 है उसमें लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फाइनल अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट ही उन्हें रिमूव करेंगे बेस्ड ऑन द मोशन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज में एक मोशन पास होगा, उसके बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। फाइनल अथॉरिटी है कौन, प्रेसिडेंट।
बट जो प्रोसीजर है इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को दी गई है कि प्रोसीजर के लिए आप अलग से एक एक्ट बनाओ और उस एक्ट में डिटेल में बताओ कि किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस तरह से रिमूवल होगा। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, और इसके अंदर कुछ स्टेप्स बताए। क्या स्टेप है? पहला स्टेप, अंडर द एक्ट अन इम्पीचमेंट, यहाँ इम्पीचमेंट वर्ड का आप लिटरल मीनिंग मत लेना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया। मोशन में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में मोशन इनिशिएट किया जा सकता है। ये जो मैंने लिखा है 1, दिस इज द फर्स्ट बस स्टॉप। अगर किसी जज के ऊपर एलिगेशंस हैं और वो बस में बैठ गए हैं रिमूवल वाली में, तो पहला बस स्टॉप ये होता है कि किसी भी हाउस में कोई मोशन इनिशिएट ही ना किया जाए। एलिगेशन तो लगे हैं, बस में बैठ भी गए हैं, पर पहले ही स्टॉप पे उतर गए, मतलब किसी हाउस में कोई मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, पहले स्टॉप पे नहीं उतरते हैं, मोशन इनिशिएट हो जाता है, तब आगे क्या है? टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ लोकसभा में गिव ए साइन नोटिस टू द स्पीकर। लोकसभा में 100 मेंबर साइन करके नोटिस देंगे स्पीकर को टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, या और एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मे गिव ए साइन नोटिस ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन को 50 लोग और स्पीकर को 100 लोग। लोग से मेरा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये है दूसरा बस स्टॉप। इन केस ये मेंबर पूरे नहीं होते इस मोशन के सपोर्ट में, तो ये दूसरे स्टॉप पे ही उतर जाएंगे। अगर ये प्रोसेस भी हो जाता है तो तीसरा क्या है? द स्पीकर और चेयरमैन मे कंसल्ट इंडिविजुअल्स एंड एग्जामिन रिलेवेंट मटेरियल रिलेटेड टू द नोटिस। बेस्ड ऑन दिस ही और शी मे, MAY, मे, तो ये डिस्क्रेशन है स्पीकर और चेयरमैन का। मतलब किसी हाउस में मोशन स्टार्ट भी हो गया, यहाँ से 100 मेंबर ने साइन कर दिया या राज्यसभा में 50 मेंबर ने साइन कर दिया, उसके बाद भी ये डिस्क्रेशन है स्पीकर और चेयरमैन का कि वो इस मोशन को आगे प्रोसीड करें कि ना करें। तो तीसरा बस स्टॉप हो गया ये, यहाँ भी इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या? इफ द मोशन इज एडमिटेड, द स्पीकर और द चेयरमैन हु रिसीव्स इट, जिनके पास भी गया है, मान लीजिए लोकसभा में 100 मेंबर हैं और जो राज्यसभा है उनके 50 मेंबर ने साइन करके दे दिया, द स्पीकर और द चेयरमैन शैल कॉन्स्टिट्यूट ए 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन। उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को। इस कमेटी में कौन होंगे? ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये कमेटी क्या करेगी? जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और इस समय राइट होगा जिनके खिलाफ में मोशन चल रहा है उनको अपनी तरफ की बात है, मतलब उनके साइड के जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके जो आर्गूमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। द कमिटी विल फ्रेम चार्जेस बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन on which the investigation will be conducted. A copy of charges will be forwarded to the judge who can present written defense. मतलब ये फेयर प्ले है, जस्ट प्रोसेस है। मतलब जो जिस जज के खिलाफ में ये प्रोसेस आया है, मोशन आया है, उनको भी पूरा मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, अपना डिफेंस, रिटर्न डिफेंस वो दे सकते हैं वहाँ पे। ये हो गया प्रोसेस, कमेटी के पास भेज दिया, कमेटी को ये काम करना होगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कमेटी के पास कि वो मना कर दे कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है 4, 5 करके, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कोई बस स्टॉप। कमेटी ने जांच की और जांच करने के बाद आफ्टर कंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर एंड चेयरमैन। कमेटी वो जो रिपोर्ट है वो स्पीकर या चेयरमैन को वापस सबमिट कर देगी, हु विल देन ले द रिपोर्ट बिफोर द रेलेवेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने जिस भी हाउस में आया था उसमें रखी जाएगी। If the report records a finding of misbehavior or incapacity, the motion for removal will be taken up for the consideration and debated. ये आ गया 4th बस स्टॉप। अगर कमेटी ने कह दिया कि इनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो बेसलेस हैं, फ्रिवलेस हैं, तो ये जो प्रोसेस है आगे प्रोसीड नहीं होगा, ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो ये 4th बस स्टॉप है। और ये कमेटी कौन है? जुडिशरी की तरफ से है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं,
डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं है, जुडिशरी ही अपने ही जो ऑर्गन है उसके मेंबर को इन्वेस्टिगेट करेगी और बताएगी कि क्या इनके खिलाफ में अब वोटिंग होनी चाहिए। तो ये हो गया चौथा बस स्टॉप। फिफ्थ, द मोशन फॉर रिमूवल इज रिक्वायर्ड टू बी अडोप्टेड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब जैसे ही कमेटी ने कहा कि हाँ इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं वो ट्रू हैं और अब इसे पार्लियामेंट में पास किया जाना चाहिए, तो इसके लिए दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी आप जानते हैं क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये मेजोरिटी भी अपने आप में बहुत टफ है। तो ये हो गया पांचवा स्टॉप, मतलब किसी एक हाउस में इतनी मेजोरिटी नहीं मिली। इफ द मेजोरिटी अडॉप्ट्स द मोशन विल बी सेंट टू अदर हाउस फॉर द अडोप्शन। फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में सेम प्रोसेस, स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए। ये हो गया छठा स्टॉप। अब बहुत मुश्किल है कि इतना मेजोरिटी से किसी मोशन को पास करना। देन आगे चलते हैं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यहाँ भी दोनों हाउसेस से पास हो गया। उसके बाद वंस द मोशन इज अडॉप्टेड इन द बोथ हाउस इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट हु विल इशू एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जैसा कि लॉ में होता है कि दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के साइन होते तभी वो एक्ट बनता है। तो यहाँ भी ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट यहाँ टेक्निकली हम मान सकते हैं कि ये सातवां स्टॉप है, बट ऐसा नहीं होता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ये सारा प्रोग्राम होता है। तो यहाँ प्रेसिडेंट इसको साइन कर देते हैं, बट हम टेक्निकली कह सकते हैं कि ये सातवां बस स्टॉप है। इस प्रोविज़न को लेके 124 जो आर्टिकल हमने बात की उसमें लिखा है, ये जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मस्ट बी कंप्लीटेड इन द सेम सेशन। ऐसा नहीं कि पहले सेशन में मोशन आया, फिर हाउस जो है उसका प्रोरोग हो गया, उसके बाद सेकंड सेशन के अंदर वापस इसको कंटिन्यू कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी कंडीशन है कि सेम सेशन में पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये भी मुश्किल है और यहाँ नहीं हुआ, तो ये है आठवां बस स्टॉप। और अगर ये सब कुछ हो भी गया, उससे पहले अगर कोई जज रिज़ाइन कर दें इस प्रोसेस के दौरान, तो भी ये बस रिमूवल तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब प्रोसेस आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 9वां स्टॉप। तो 9 बस स्टॉप तो आपने देख लिए, मतलब जो बस एलिगेशन से चली है रिमूवल तक पहुंचते पहुंचते कितनी जगह रुक सकती है, ये आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ वाई दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। In the 75 years since Supreme Court and the Constitution came into being, not a single attempt मतलब एलिगेशन में बोर्ड होने के बाद कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जो बस रिमूवल तक पहुंची हो। इम्पीचमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, नॉट ए सिंगल अटेम्प्ट ऑफ इम्पीचमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। आइदर ये किसी हाउस के अंदर पास नहीं हो पाया और रिज़ाइन हो गया, या कमेटी ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहीं भी किसी भी स्टॉप पे रुक सकता है। अब ये तो हो गया रिमूव प्रोसेस कि कितना टफ क्यों है और इसके अंदर कितने बस स्टॉप हैं। अब हम शुरुआत में देख रहे थे कि इसका अल्टरनेट क्या है। इसका अल्टरनेट है इन हाउस इंक्वायरी, कि जब भी एलिगेशन लगते हैं किसी जज के खिलाफ में और वो इतने सीरियस नहीं है कि इनको रिमूव किया जाए, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर खुद ही बना लिया, इन हाउस इंक्वायरी। In-house inquiry. The Supreme Court introduced an in-house inquiry procedure in 1999. किस केस में शुरुआत हुई थी इस बात में? सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य केस 1995, which exposed the absence of mechanism to deal with judicial misconduct. ऐसा कोई जुडिशियल मिसकंडक्ट है जो इतना सीरियस नहीं है कि इनको इम्पीच किया जाए या रिमूव किया जाए, तो ऐसे केस में क्या उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं हो सकता? ऐसे केस में इन हाउस इंक्वायरी हो सकती है। इन हाउस इंक्वायरी होने का पर्पस ये है कि इन हाउस इंक्वायरी होने के बाद अगर उस इन हाउस इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि इनके खिलाफ में जो एलिगेशंस हैं वो ट्रू हैं, तो ऐसे केस में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप मोशन इनिशिएट करिए इनको रिमूव करने के लिए, जो प्रोसेस हमने देखा था। आफ्टर इन हाउस इंक्वायरी द जज विल बी आस्क्ड टू रिजाइन। इनसे बोला जाएगा कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन है वो ट्रू है और आप खुद रिज़ाइन कर दो, ताकि प्रोसेस जो ये पूरा लंबा प्रोसेस है इसको फॉलो ना करना पड़े, आप रिज़ाइन कर दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिज़ाइन नहीं करते क्योंकि इनका डिस्क्रिशन है। रिज़ाइन करने का मतलब ये है कि उन्होंने मान लिया कि एलिगेशन ट्रू है।
और यही जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में है, इन हाउस इंक्वायरी हुई बट उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया अभी तक। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं, इन द इवेंट जज अनविलिंग टू रिज़ाइन, the president and the prime minister will be informed of the finding for the parliament to initiate action of removal as per the provision of the constitution। तो आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? जो हमने अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी देखी, दैट इज़ इन लॉ, मतलब 1968 का जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके अंदर स्टेट्यूटरी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी है वो, और ये सुप्रीम कोर्ट का इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है, ये लॉ नहीं है। इसमें तो सिर्फ ये है कि जब भी कोई एलिगेशन आता है तो इनको इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, और एलिगेशन ट्रू है तो वो कह देंगे कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, रिज़ाइन नहीं करोगे तो हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को ये बता देंगे कि आपके खिलाफ में मोशन इनिशिएट कर दिया जाना चाहिए। सीजीआई खन्ना ने इस केस के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई, मतलब जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जस्टिस शील नागू ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैं, और उसके बाद जस्टिस GS संधावालिया चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड अनु शिवरमन जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 1 होंगे जज ऑफ हाई कोर्ट। ये होगी 3 मेंबर कमेटी फॉर इन हाउस इंक्वायरी। इन हाउस इंक्वायरी जो 1968 का जो लॉ है उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी है, वो डिफरेंट है, वो आपने देख लिया अभी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। ये है इन हाउस इंक्वायरी, ये कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है जो इन्होंने इन्वेंट किया 1999 में, टू कंडक्ट एन इन हाउस इंक्वायरी अगेंस्ट द एलिगेशन जस्टिस वर्मा। ये इन हाउस इंक्वायरी हुई इनके खिलाफ में, उसके बाद 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड इट्स इन्वेस्टिगेशन। 64 पेजेस की ये रिपोर्ट आई, सबमिटेड इस फाइनल रिपोर्ट टू सीजीआई खन्ना। सीजीआई खन्ना को रिपोर्ट भेजी, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जस्टिस वर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकंडक्ट एंड फाउंड स्ट्रॉन्ग इन्फरेंशियल एविडेंस ऑफ हिज कोवर्ट और एक्टिव कंट्रोल ओवर द कैश फाउंड एट हिज रेजिडेंस। इस रिपोर्ट में पाया गया कि इनके घर में जो कैश है इनका कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल है। सीजीआई खन्ना फॉरवर्डेड द इंक्वायरी रिपोर्ट अलोंग विद जस्टिस वर्मा's रिस्पॉन्स टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि इनके कहने पर इन्होंने रिजाइन नहीं किया तो इन्होंने ये रिपोर्ट किसको भेज दिया आगे, प्रेसिडेंट को और पीएमओ को। द चीफ जस्टिस हैज रिकमेंडेड इनिशिएट द एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट। सीजीआई ने कहा कि हमारे कहने पे ये रिज़ाइन नहीं कर रहे, हालांकि इनकी जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें एलिगेशंस ट्रू हैं, फिर भी रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो अब आप प्रोसेस इनिशिएट कर दीजिए। मैटर पहुंचता है पार्लियामेंट में 21 जुलाई 2025 को। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू कंफर्म दैट 158 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हैज साइंड द इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बट ये प्रोसेस रिमूवल के डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। इनके पास एक ऑप्शन अभी भी है कि कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं, रिज़ाइन करते ही प्रोसेस वहीं बंद हो जाएगा। और अगर रिज़ाइन नहीं करते तो आपने देख लिया कि 9 तरीके से 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ये प्रोसेस रुक सकता है। ये होगी इन हाउस इंक्वायरी की बात। एक और अल्टरनेट था, वो है FIR। कैन FIR बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके अंदर इनके खिलाफ में FIR कराई जा सकती है? ये भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 1991 में के वीरास्वामी केस के अंदर, कि क्या जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ में FIR हो सकती है? क्या ये पब्लिक सर्वेंट है एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये मेंशन है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में FIR करनी हो तो इसकी परमिशन ऐसी अथॉरिटी से लेनी होगी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। मान लीजिए ये A पर्सन है और इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है B, मतलब इनको अपॉइंट करने के लिए जो सिग्नेचर होते हैं, जो प्रोसीजर होता है वो B ने किया है, और A के खिलाफ में कुछ करप्शन चार्जेस हैं और इनके खिलाफ में प्रोसेस इनिशिएट करना है, FIR करनी है, तो परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? B की। अब आप बताओ कि यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ में अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करनी हो तो परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस? ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो दैट प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी।
तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करनी हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद में ऐसा हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आता है के वीरास्वामी, उसमें सुप्रीम कोर्ट देखता है कि दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज जुडिशरी। तो एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ठीक नहीं है कि प्रेसिडेंट की परमिशन से इनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का एक मैकेनिज्म और बना लिया रिलेटिंग टू एफआईआर which is to be filed against the judges of High Court and Supreme Court. So this is K. Veeraswamy versus Union of India and others, July 25, 1991. इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बताया? The Supreme Court held in 3-2 verdict that while a judge can be considered as a public servant for a corruption case to be registered against him, the sanction must come from the CJI. तो जो परमिशन जो मिलती है वो CJI की तरफ से आनी चाहिए। और इसका लॉजिक क्या बताया? कोर्ट ने कहा कि देर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बिटवीन जज एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बट यहाँ कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है, कोई मास्टर सर्वेंट का रिलेशन नहीं है। दीज आर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम में से ही, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही वो अथॉरिटी हो जो ऑथराइज करेंगी to register an FIR against any judge of High Court or Supreme Court in cases of corruption. अब इस केस में क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पिटीशन नहीं गई होगी कि आप अलाउ कीजिए कि इनके खिलाफ में FIR की जाए? देखते हैं क्या होता है। इन 1929 फर्स्ट टाइम, 1991 में ये मामला होता है, 1919 then 2029 for the first time CJI Ranjan Gogoi gave permission to CBI to register an FIR against Justice SN Shukla of Allahabad High Court. इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आप ये देखिए कि पहली बार CJI रंजन गोगोई ने परमिशन दी थी। इट मीन्स जब से ये मैकेनिज्म आया है 25 साल में, वीरास्वामी से लेकर 25 साल में कभी भी किसी भी CJI ने किसी भी हाई कोर्ट के जजेस अगर कोई एलिगेशन आता है तो कभी भी FIR के लिए परमिशन नहीं दी। दे आर वेरी रिलेक्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। इन जस्टिस वर्मा केस, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पिटीशन सीकिंग एन FIR। ये पिटीशन यहाँ भी गई थी, बट यहाँ CJI ने फिर से इसे मना कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन कर दी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो हमने भेज दी किसको? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये पूरा मामला है और इस केस में ये है 10th बस स्टॉप कि अगर CJI ना कहें तो इनके खिलाफ में FIR भी नहीं हो सकती। So this is why the process to remove a judge of High Court or Supreme Court is very, very difficult. There are almost 10 bus stops between the boarding point allegation and the destination removal. लास्ट में ही इस प्रोसेस को पूरे को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जय हिंद जय भारत। इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और इसके जो सुधार है उसके पॉइंट्स आप देखें तो इसमें एक NJAC जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होनी चाहिए, जिसमें जो कोलिजियम सिस्टम है उसके बारे में बहुत बोला जाता है कि कोलिजियम सिस्टम इज़ नॉट ए फेयर सिस्टम, इट इज़ जुडिशरी अपॉइंटिंग इटसेल्फ, इट हैपन्स नोवेयर इन द वर्ल्ड कि जुडिशरी खुद को अपॉइंट कर रही है। इन हाउस इंक्वायरी है, उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक है, आप भी पढ़ सकते हैं उसको। और इसके अलावा इस केस में क्या होता है वो तो देखा जाएगा कि पार्लियामेंट में अभी जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में जो मोशन है वो आ गया है और ये पास होगा। और अगर ये दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं तो ऐसे केस में पहले जज होंगे इंडिया के जो इस प्रोसेस से रिमूव हुए हैं। बट प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इससे पहले ये रिज़ाइन कर देंगे। See you in the next class. Bye bye.